तो आज जो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे वो है इम्यूनो प्रेसिपिटेशन। इम्यूनो प्रेसिपिटेशन के बारे में कुछ बेसिक बातें हम लोग पहले भी देख चुके हैं, स्पेशली जो को इम्यूनो प्रेसिपिटेशन था, लेकिन उस चीज़ का भी रिवीजन करेंगे। प्लस जो उसके वेरिएंट्स हमने बताए थे पहले, क्रोमेटिन इम्यूनो प्रेसिपिटेशन जिसको चिप कहते थे, और आरएनए इम्यूनो प्रेसिपिटेशन रिप, तो उसके बारे में भी थोड़ी जानकारी हम लोग लेंगे। तो बेसिकली ये है क्या, इम्यूनो प्रेसिपिटेशन टेक्निक में हम क्या करते हैं एक्चुअली में, ये इट इज़ एन एफिनिटी प्यूरिफिकेशन ऑफ एंटीजेंस यूजिंग स्पेसिफिक एंटीबॉडी। यानी स्पेसिफिक एंटीबॉडी का इस्तेमाल करके हम किसी एंटीजन को आइसोलेट और कैरेक्टराइज करते हैं इम्यूनो प्रेसिपिटेशन की टेक्निक यूज़ करके। एफिनिटी प्यूरिफिकेशन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जाहिर सी बात है इस एंटीबॉडी की इस पर्टिकुलर एंटीजन के लिए एफिनिटी होगी, और ये सेल लाइसेट से इस एंटीजन को आइसोलेट कराने में हेल्प करेगा बाय प्रेसिपिटेटिंग द एंटीजन आउट ऑफ द लाइसेट। तो इसमें बेसिकली एंटीजन जो है वो कौन मॉलिक्यूल होता है। एंटीजन बेसिकली जो प्रोटीन्स पाए जाते हैं सेल के अंदर, प्रोटीन्स प्रेजेंट इन सेल लाइसेट, यही एंटीजन होते हैं और इन्हीं प्रोटीन्स के लिए स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़ का इस्तेमाल करते हैं। बाद में इन प्रोटीन्स की जो है वो इनका कैरेक्टराइजेशन कैसे करते हैं, तो दे आर फाइनली डिटेक्टेड बाय, अब चूंकि प्रोटीन है तो वेस्टर्न ब्लॉटिंग का इस्तेमाल करेंगे, और दूसरी टेक्निक्स भी, अब लेटेस्ट टेक्निक्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस भी कर सकते हैं, उससे भी पता चल सकता है इनिशियल कैरेक्टराइजेशन। प्रिंसिपल क्या है इम्यूनो प्रेसिपिटेशन का, तो बेसिक प्रिंसिपल जो है इस टेक्निक का वो देख लेते हैं। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रिंसिपल है कि एक एंटीबॉडी है, और यूजुअली ये एंटीबॉडी कैसी होती है, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। इसका मतलब कि किसी स्पेसिफिक एंटीजेनिक एपिटोप या एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट के लिए होगी ये। तो ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडी जो है इसका इस्तेमाल करेंगे एंटीजन अगेंस्ट द एंटीबॉडी, और इससे फॉर्म क्या होगा, एक इम्यून कॉम्प्लेक्स जो है वो फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, ये जो इम्यून कॉम्प्लेक्स है इसको हम कैसे सैंपल से बाहर निकालेंगे, तो इट इज कैप्चर्ड और प्रेसिपिटेटेड ऑन ए बीडेड सपोर्ट। अगर याद हो, पहले तो हम लोग एगेरोस बीड्स का या मैग्नेटिक बीड्स का इस्तेमाल करते थे इस इम्यून कॉम्प्लेक्स को आइसोलेट करने में सेल लाइसेट से। अब मेथड्स क्या क्या होते हैं ये जान लेते हैं हम लोग। देखिए, इम्यूनो प्रेसिपिटेशन में इम्यून कॉम्प्लेक्स को कैप्चर करने के दो मेन मेथड्स होते हैं। तो कैप्चर करने के दो मेथड्स हैं, टू मेथड्स, या इसको ऐसे हम कहें टू कैप्चर मेथड्स। एक को हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट कैप्चर मेथड, और दूसरे को इनडायरेक्ट कैप्चर मेथड कहते हैं। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है, डिफरेंस पॉइंट्स को समझने के लिए हम एक डायग्राम का हेल्प लेंगे और उससे चीज़ें क्लियर हो जाएंगी।
तो अब दो मेथड्स हमारे पास यहाँ पे हैं, डायरेक्ट कैप्चर मेथड और इनडायरेक्ट कैप्चर मेथड। देखिए डायरेक्ट कैप्चर मेथड में क्या हो रहा है, इसको हम क्या कहते हैं, प्री इमोबिलाइज्ड अप्रोच। यानी कि इसमें सबसे पहले हम कर क्या रहे हैं, इसमें जो बीड है, अभी बीड का भी कैरेक्टरिस्टिक हम लोग डिस्कस कर लेंगे एगेरोस और मैग्नेटिक बीड्स का। तो ये जो बीड है, इससे पहले एंटीबॉडी को अटैच कर दिया जाता है या फिक्स कर दिया जाता है। इसके बाद यानी कि क्या हो गया, एंटीबॉडी जो है वो बीड पे इमोबिलाइज हो गई, बीड की सरफेस पे। अब ये एंटीबॉडी बाउंड बीड, इसको सेल लाइसेट में डाल दिया गया। यहाँ पे कई तरीके की प्रोटीन्स मौजूद होंगी, लेकिन ये एंटीबॉडी जिस स्पेसिफिक प्रोटीन के लिए होगी, वो प्रोटीन आके बाइंड कर जाएगी एंटीबॉडी से। फाइनली क्या करेंगे, वॉश करेंगे अनबाउंड प्रोटीन्स को रिमूव करने के लिए, और फिर इल्यूट आउट करेंगे सॉल्यूशन या सेल लाइसेट में से इस बीडेड एंटीबॉडी एंटीजन कॉम्प्लेक्स को, और इस प्रेसिपिटेटेड एंटीजन को जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पेज से हम कैरेक्टराइज या एनालाइज कर लेंगे। तो सिंपल सा मेथड है डायरेक्ट कैप्चर वाला। अब इनडायरेक्ट कैप्चर मेथड में हम क्या करते हैं, तो देखिए इनडायरेक्ट कैप्चर मेथड में हम एंटीबॉडी को, जैसे ये क्या है, यहाँ पे एंटीबॉडी को बीड से डायरेक्टली एसोसिएट नहीं करते हैं, यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। जैसे इसमें क्या है, इनडायरेक्ट कैप्चर मेथड है या फ्री एंटीबॉडी अप्रोच इसको हम कह रहे हैं। यहाँ पे जो बीड है, इट इज कोटेड विद प्रोटीन ए और जी और कॉम्बिनेशन प्रोटीन ए जी। प्रोटीन ए और जी का हमने आपको बताया था कि ये क्या है, ये रिकॉम्बिनेंटली प्रिपेयर्ड प्रोटीन्स होती हैं विच आर स्पेसिफिक टू ऑल काइंड्स ऑफ इम्यूनोग्लोब्युलेंस। जितने भी 5 टाइप की, उसमें भी आईजीजी के लिए स्पेसिफिसिटी इनकी ज़्यादा होती है, लेकिन बाकी जो और 4 टाइप्स की इम्यूनोग्लोब्युलेंस हैं उनके लिए भी स्पेसिफिक होती हैं ये प्रोटीन्स। तो ये दे आर रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन्स। तो इस प्रोटीन को बीड पे पहले अटैच कर लिया गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, देखिए ये काम पहले हुआ। नेक्स्ट पैरेलली हम क्या करते हैं कि जो फ्री एंटीबॉडी है इसको सेल लाइसेट में डाल देते हैं। फ्री एंटीबॉडी अप्रोच इसीलिए है। तो ये क्या है, दिस इज फ्री एंटीबॉडी जो कि एडेड टू लाइसेट। उस सेल लाइसेट में फिर से वही कई तरीके की प्रोटीन्स मौजूद होंगी। फ्री एंटीबॉडी उसी सेल लाइसेट में डाल दिया गया, तो जो भी एंटीजन इस एंटीबॉडी के लिए स्पेसिफिक होगा वो बाइंड कर जाएगा। इसके बाद उस लाइसेट में ये प्रोटीन ए जी या ए जी से बाउंड बीड को उस सेल लाइसेट में डाला जाएगा। अब ये सपोज करिए आईजीजी है, तो चूंकि ये प्रोटीन जो है वो इस एंटीजन के इस एंटीबॉडी के एफसी पोर्शन के लिए स्पेसिफिक है, तो ये जाके अटैच हो जाएगा। अटैच होने के बाद फिर वही स्टेप्स करेंगे, वॉश कर देंगे ताकि अनबाउंड प्रोटीन्स जो है वो हट जाए, एल्यूट करेंगे और फिर एसडीएस पेज से एनालाइज करेंगे। तो सवाल ये आता है कि डायरेक्ट कैप्चर और इनडायरेक्ट कैप्चर कब इस्तेमाल करेंगे, या मेनली हम ये कहें कि इनडायरेक्ट कैप्चर मेथड को कब इस्तेमाल किया जाएगा। जब डायरेक्ट कैप्चर से काम नहीं चलेगा तभी करना होगा। तो इसका स्पेसिफिक कंडीशन अगर हम यहाँ पे मेंशन कर दें इनडायरेक्ट वाले का, इनडायरेक्ट कैप्चर मेथड इज यूज्ड 2-3 कंडीशंस हैं। कब, इफ द टारगेट प्रोटीन या जिसको हम क्या कह रहे हैं एंटीजन इज इन
लो कंसंट्रेशन, अगर टारगेट प्रोटीन का कंसंट्रेशन लो है तो उस केस में, क्योंकि फ्री एंटीबॉडी जब हम सेल लाइसेट में डालेंगे तो उसको इंक्यूबेट ज़्यादा देर तक कर सकते हैं, इंटरेक्शन के लिए टाइम अलाउ कर सकते हैं ज़्यादा। दूसरी कंडीशन कि इफ एंटीबॉडी हैज़ अ वीक बाइंडिंग एफिनिटी फॉर द एंटीजन, अगर बाइंडिंग एफिनिटी दोनों की कमजोर है तो भी हम इनडायरेक्ट मेथड यूज करेंगे। तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि जो बाइंडिंग काइनेटिक्स है, बाइंडिंग काइनेटिक्स ऑफ एंटीबॉडी एंड एंटीजन आर स्लो, यानी कि बहुत रैपिडली, इसको हम इसी से कोरिलेट कर सकते हैं। खैर एफिनिटी अगर ज़्यादा होगी तो बाइंडिंग काइनेटिक्स भी हाई होगा, लेकिन इसको अलग से मेंशन कर दिए। तो अगर बाइंडिंग काइनेटिक्स जो है स्लो है तो उस कंडीशन में भी हम फ्री एंटीबॉडी अप्रोच इस्तेमाल करते हैं, इनडायरेक्ट कैप्चर मेथड। तो ये तो कंडीशंस हो गई। अब अगर हम पॉइंट्स मेंशन कर दें प्रोटीन ए जी के भी, एक साथ ही इसको मेंशन कर दे रहे हैं, तो प्रोटीन ए जी बेसिकली क्या है, ये एक रिकॉम्बिनेंट फ्यूजन प्रोटीन है, पहली चीज। दूसरी बात, इस प्रोटीन में क्या प्रेजेंट होता है, इट कंटेन्स आईजीजी बाइंडिंग डोमेन्स, और चूंकि ये कॉम्बिनेशन वाले की हम बात कर रहे हैं प्रोटीन ए ऑब्लिक जी की, तो इसके पास आईजीजी बाइंडिंग डोमेन दोनों प्रोटीन्स के लिए होंगे, यानी कि ऑफ बोथ प्रोटीन्स ए एंड जी। अब प्रोटीन ए, प्रोटीन जी या प्रोटीन ए जी, ये कॉम्बिनेशन है इन दोनों का, इन सब की जो एंटीबॉडी के लिए एफिनिटी होती है वो अलग अलग होती है। एंटीबॉडी के लिए एफिनिटी का मतलब क्या है, एंटीबॉडीज जो हैं तो उसी टाइप की, आईजीजी टाइप की ही, लेकिन अलग अलग स्पीशीज से आ रही हैं। तो अगर किसी एक टाइप के, जैसे सपोज करिए आईजीजी हमने ले लिया लेकिन अलग अलग स्पीशीज से ले रहे हैं, तो वो अलग स्पीशीज से आने वाली जो एंटीबॉडी होगी आईजीजी वाली, उसके लिए ए जी या इनके कॉम्बिनेशन की जो एफिनिटी होगी वो अलग अलग होगी, एक चीज़। दूसरी बात, अलग अलग जो सब क्लासेस हैं इम्यूनोग्लोबुलिन्स की, आईजीजी ए एम डी, इनके लिए भी इन प्रोटीन्स की एफिनिटी अलग अलग होती है। तो इस पॉइंट को अगर हम यहाँ पे मेंशन कर दें तो दे हैव डिफरेंट एफिनिटीज। दो कंडीशन है फॉर एंटीबॉडीज फ्रॉम डिफरेंट स्पीशीज, और दूसरा पॉइंट क्या है कि डिफरेंट सब क्लासेस ऑफ एंटीबॉडीज। ठीक। सर, हाँ, अगर एंटीबॉडी की एफिनिटी एंटीजन के लिए कम है तो इसका मतलब ये तो हुआ नहीं कि वो उससे बाइंड ही नहीं करेगी, इसका मतलब ये हो सकता है कि उसको बाइंड करने में टाइम लगेगा। एक्चुअली में हाँ, बाइंड करने में टाइम लगेगा, और जो बाइंडिंग होगी वो भी वीक होगी, क्योंकि यहाँ पे एंटीजन एंटीबॉडी जो है आपस में कोवेलेंट बॉन्ड से लिंक तो होती नहीं है, ये बात हम पहले ही बता चुके हैं। तो बाइंडिंग जो है वो रिलेटिवली, अब कोवेलेंट से अगर बाइंड नहीं हो रही है तो तमाम इंटरेक्शंस हैं, अब उसमें से कौन सा इंटरेक्शन कितना हो रहा है, कौन कौन सा इंटरेक्शंस हमने बताए थे, याद करो। वंडर हाँ हाँ, मतलब
ठीक है, आवाज़ नहीं आ रही है। वॉन्डरवॉल इंटरेक्शंस थे, हाइड्रोफोबिक थे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी, तो तमाम तरीके के इंटरेक्शंस थे। तो अगर एफिनिटी ज़्यादा है इसका मतलब कि सारे इंटरेक्शंस एट प्ले हैं। अगर नहीं या कम है एफिनिटी, वीक एसोसिएशन हो रहा है, तो इसमें कुछ कुछ एक आध इंटरेक्शंस नहीं हो पा रहे होंगे। तो ये मेन होता है एफिनिटी कम होने का। तो बाइंड करेगा लेकिन फिर वीक बॉन्डिंग होगी। इजीली सर रिमूव। आवाज आ रही है? हाँ, अब आई है। तो वो ऊपर वाले पॉइंट में लिखा है कि जब वीक एफिनिटी होती है तो इनडायरेक्ट मेथड यूज करते हैं, क्यों? इसलिए कि यहाँ पे एंटीबॉडी जो है वो फ्री है, और जब फ्री स्टेट में है तो एंटीजन से बाइंड करना या एंटीजन से इंटरैक्ट करने के लिए उसके पास तक पहुँचना ये उसके लिए आसान होता है। अगर बीड से पहले ही फिक्स कर देंगे तो एंटीबॉडी हैवी हो गई, अब बीड को लेकर टहले तब एंटीजन तक पहुँचेगी। जैसे तुमको 10 किलो का बोझा लाद दिया जाए तो घर से कॉलेज आने में समस्या होगी, और मान लो वो बोझा ना लादा जाए, पैदल आना हो चाहे जैसे भी आना हो तो कंफर्टेबली आ जाओगी। तो रास्ते में दो चार लोगों से मिलते बतियाते भी आ सकती हो, और लदा हुआ होगा पीठ पे तो सोचोगे कि पहले पहुंच जाएं उसके बाद देखा जाएगा जो होगा। ऐसा हो सकता है। क्या जी। क्या समझ में आया? जी सर। हाँ, तो बस यहाँ पे फ्री एंटीबॉडी अप्रोच इसीलिए यूज़ करते हैं ताकि इंटरेक्शन जो है वो फ्रिक्वेंटली हो सके, क्योंकि वैसे तो बहुत ज़्यादा मिलने जुलने की इनमें इच्छा है नहीं, क्योंकि एफिनिटी कम है, और उस पर से हम बोझ भी कुछ बढ़ा दें इनका तो और नहीं मिलने की इच्छा होगी। तो ये अप्रोच इसलिए इस्तेमाल की जाती है। तो अच्छा, अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है जो अभी हमने बताया कि कोवेलेंट अटैचमेंट होता नहीं है। तो इनडायरेक्ट कैप्चर मेथड की ही हम बात कर रहे हैं, जाहिर सी बात है वही चल रहा है। प्रॉब्लम इन यूजिंग ये जो प्रोटीन अप्रोच है, प्रोटीन ए जी, ए ऑब्लिक जी, प्रॉब्लम ये है कि देयर इज नो कोवेलेंट अटैचमेंट, और इस वजह से एंड ड्यू टू दिस जब इल्यूशन करते हैं तो ड्यू टू दिस ड्यूरिंग एल्यूशन the antigen antibody complex may get disrupted। निकालने की जब हम कोशिश करेंगे, लूट आउट करने की सेल लाइसेट से, तो उस दौरान ये कॉम्प्लेक्स डिसरप्ट हो सकता है, तो सारा पर्पस ही बेकार हो गया। तो अब सॉल्यूशन क्या है इसका? इसका सॉल्यूशन भी है। सॉल्यूशन ये है कि एक एडिशनल स्टेप इसमें परफॉर्म करते हैं। इसमें प्रोटीन क्रॉस लिंकर्स ऐड करते हैं। प्रोटीन क्रॉस लिंकर्स आर एडेड बिफोर इल्यूशन। इल्यूट करने से पहले ये क्रॉस लिंकर्स ऐड कर दिया जाता है। तो ये करते क्या हैं? ये एंटीजन एंटीबॉडी के आपसी इंटरेक्शन को इन्हांस करते हैं। अब ये क्रॉस लिंकर्स, जैसे कि एग्जांपल हम यहाँ पे लिख दें, तो एक होता है DSS। DSS का मतलब कि डाई सक्सिनिमाइडिल स्यूबरेट। दूसरा एग्जाम्पल है हमारे पास BS3। ये क्रॉस लिंकर है, याद रखना है। तो ये है बिस सल्फोसक्सिनिमाइडिल स्यूबरेट। और इससे क्या होता है कि एंटीबॉडी प्रोटीन ए, प्रोटीन जी या प्रोटीन ए जी से कोवलेंटली अटैच हो जाती है।
कोवलेंट अटैचमेंट इन्हांस करते हैं। ठीक, तो ये भी हम यहाँ पॉइंट यहाँ पे ऐड कर दें क्योंकि बाद में भूल सकते हैं। ये हेल्प्स या हेल्प इन कोवलेंट अटैचमेंट ऑफ एंटीबॉडी विथ प्रोटीन ए, जी और A/G। तो अब इल्यूशन के दौरान कोई समस्या नहीं होगी। ठीक, तो अब इसमें भी पहले क्या किया जाता है? पहले यही किया जाता है कि एंटीबॉडी जो है वो प्रोटीन ए, जी या A/G से इंटरैक्ट कर लेती है। उसके बाद क्रॉस लिंकर के साथ इंक्यूबेट किया जाता है कि जो भी थोड़ी बहुत बाइंडिंग है वो हो गई, तो फिर क्रॉस लिंकर जब ऐड किया गया तो बॉन्डिंग जो है वो कोवलेंट बॉन्डिंग में चेंज हो गई। अब बीड्स की अगर हम बात कर लें तो एगेरोस बीड्स की अगर हम बात करें और मैग्नेटिक बीड्स की भी बात कर लेंगे। दो टाइप के बीड्स इस्तेमाल होते हैं, खैर ये सब बात कर भी चुके हैं लेकिन फिर भी। तो इसको हम और किस नाम से जानते हैं? ऑल्सो नोन एज एगेरोस, रेजिन या स्लरीज भी कहते हैं। बहुत पिलपिले से होते हैं, इसे दबाओगे दब जाएगा। और ये प्रिपेयर कर लिया जाता है, लैब में ही प्रिपेयर हो जाता है। एगरोस बीट्स प्रिपेयर करना बहुत आसान होता है, कई बार किया हमने। उसमें कुछ नहीं करना है, जो एगरोस है जेल है उसको बॉईल करना है वाटर में, और उसके बाद जब वो बॉइल्ड स्टेट में ही रहे तो उसी दौरान पिपेट का इस्तेमाल करके, और उस पिपेट जो एगरोस है वो उसको ले लिया पिपेट में, और उसके बाद कोल्ड वाटर, चिल्ड वाटर में ड्रॉप बाय ड्रॉप जो है वो उसमें डालते जाते हैं। तो जैसे ही वो चिल्ड वाटर से इंटरेक्ट करता है तुरंत राउंड शेप ले लेता है। अच्छा, अब ये जो एगरोस बीड्स होते हैं क्या हैं? हाईली पोरस और स्पॉन्ज लाइक होते हैं, मतलब आराम से दब जाते हैं। और इनका शेप और साइज़ भी अलग अलग होता है। अगर साइज़ की बात करें तो 50 से लेके 150 माइक्रोमीटर इनका डायमीटर होता है। लेकिन मैग्नेटिक बीड्स जो होते हैं, जैसे यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे डायना बीड्स इनको कहते हैं, ये ज़्यादा प्रिफर्ड हैं। क्यों? इसलिए क्योंकि ये सॉलिड होते हैं और स्फेरिकल होते हैं, तो शेप चेंज का इशू यहाँ पे नहीं होता है। दूसरी चीज़, सॉलिड स्फेरिकल होने से जो एंटीबॉडी है वो सरफेस पे ही अटैच होती है। ऐसा नहीं है यहाँ तो अंदर भी घुस सकती, दब उब गया कहीं तो एंटीबॉडी अंदर चली गई, फिर कैसे इंटरेक्ट करेगी एंटीजन से। तो एक फ़ायदा ये है। साथ ही साथ स्मॉल साइज़ होता है इनका। तो स्मॉल साइज़ का मतलब इनका जो डायमीटर होता है 1 से लेके 4 माइक्रोमीटर डायमीटर इनका होता है। तो इससे होता क्या है? ओवरऑल सरफेस एरिया बढ़ जाता है, इंक्रीजेस, जिसकी वजह से ज़्यादा नंबर ऑफ एंटीबॉडीज़ अटैच हो सकती हैं इन लिमिटेड वॉल्यूम ऑफ द बीड्स। तो इसलिए मैग्नेटिक बीड्स जो है वो प्रेफर की जाती हैं। तो ये तो था डायरेक्ट कैप्चर इनडायरेक्ट कैप्चर अप्रोच। अब हम बात करेंगे जो वेरिएंट्स हैं, इम्यूनोप्रेसिपिटेशन के टाइप्स या वेरिएंट्स जो हैं उसके बारे में डिस्कशन करेंगे हम। तो 3 वेरिएंट्स जो है वो आपको मालूम है, बस उसको एज सच दिखा देना है। तो ये 3 वेरिएंट्स हो गए। ये को इम्यूनोप्रेसिपिटेशन, जहाँ पे प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन ऑब्जर्व करना है हमको। ये चिप है यानी क्रोमैटिन इम्यूनोप्रेसिपिटेशन, जहाँ पे प्रोटीन डीएनए इंटरेक्शन हमको देखना है। और रिप यानी कि आरएनए प्रोटीन इंटरेक्शन यहाँ पे देखना है।
तो एक एक करके अब को इम्यूनो प्रेसिपिटेशन तो हमने खैर डिटेल में बताया है, चिप और रिप ही बताना है, लेकिन को इम्यूनो को भी एक बार हम फिर से देख लेते हैं। तो पहला देखेंगे को इम्यूनो प्रेसिपिटेशन और इसको भी हम डायग्राम की हेल्प से ही समझ लेंगे। सिंपल है, प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन जो इन वीवो हो रहा है, यानी कि सेल के अंदर हो रहा है जिस वक्त, उसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं यूजिंग दिस मेथड। लेट्स सी। अब यहाँ पे आप देखिए ध्यान से कि क्या मेथडोलॉजी है इसमें। प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन, सबसे पहली बात ये लिखा हुआ है साफ साफ, प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शंस की स्टडी के लिए। अब ये सेल लाइसेट है, मान लीजिए सेल लाइसेट में बहुत अलग अलग टाइप की प्रोटीन्स मौजूद हैं। इनमें से ये जो दो प्रोटीन्स हैं एक्स और वाई, ये आपस में इंटरैक्ट कर रही हैं। इस सेल लाइसेट को इंक्यूबेट कर दिया जाएगा एंटीबॉडी से, एंड दिस एंटीबॉडी विल बी स्पेसिफिक टू दिस एक्स प्रोटीन। एक्स को यहां पे हम क्या कहेंगे, दिस एक्स विल बी कॉल्ड एज बेट, और जो वाई प्रोटीन होगी, दिस वाई प्रोटीन विल बी कॉल्ड एज प्रे। क्योंकि x के लिए स्पेसिफिक एंटीबॉडी हम जान रहे हैं, इसका मतलब x के बारे में तो हमको पता है, लेकिन x किस प्रोटीन से इंटरैक्ट कर रही है ये हमको देखना है। तो ये प्रे हो गई, ये बेट है। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, वही वॉशिंग करेंगे तो अनबाउंड जो प्रोटीन्स होंगी वो निकल जाएंगी। और अब इस बीड को, अगर ये मैग्नेटिक बीड है तो मैग्नेट इस्तेमाल करके इसको निकाल देंगे यहाँ से, तो सेपरेट आउट हो जाएगा ये प्रोटीन प्रोटीन कॉम्प्लेक्स। और फाइनली इन प्रोटीन्स को हम वेस्टर्न ब्लॉटिंग का यूज़ करके या मास स्पेक्ट्रोमेट्री का यूज़ करके एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सिंपल सी अप्रोच है, यही है को इम्यूनो प्रेसिपिटेशन। को क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे दो प्रोटीन्स एक साथ इम्यूनो कॉम्प्लेक्स बना रही हैं विद द एंटीबॉडी ऑफ द डिजायर। क्लियर। बाकी यहाँ पे डिटेल वही सारी, ये प्रे, ये गलत स्पेलिंग हो गई ना, लेट्स चेंज इट। ये तो ये है, यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन पढ़ लेंगे तो एकदम अच्छे से समझ में यही चीज़ें लिखी हैं जो हमने आपको बताया है। तो दिस इज को इम्यूनो प्रेसिपिटेशन। इसके बाद हम बात करेंगे क्रोमैटिन इम्यूनो प्रेसिपिटेशन की। क्रोमैटिन आईपी, या इसको शॉर्ट में हम क्या कहते हैं, चिप। अब चिप, जैसा कि हमने अभी आपको जो डायग्राम शेयर किया था उसमें क्या है, साफ साफ है कि चिप का इस्तेमाल करते हैं जब प्रोटीन और डीएनए का इंटरेक्शन हमको देखना है। तो ये एक बहुत ही अच्छी टेक्निक है, क्योंकि जीनोम बहुत बड़ा है और इसमें बहुत सारी जीन्स मौजूद हैं, रेगुलेटरी रीजन्स भी मौजूद हैं जो जीन का पार्ट नहीं होने के बावजूद जीन के एक्सप्रेशन में हेल्प कराते हैं। तो वो कैसे रेगुलेट होते हैं, उन पे कौन सी प्रोटीन बाइंड करती है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर हो गया, या हिस्टोन कैसे एसोसिएट होता है, ये सारी चीज़ें हम इस पावरफुल टेक्निक से पता लगा सकते हैं। तो इसका मतलब सिंपली अगर एक लाइन में हम ये कहें कि इट इज़ यूज्ड टू आइडेंटिफाई regions of genome with which DNA binding proteins एसोसिएट। और वो डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन्स कौन कौन सी हो सकती हैं, जैसे कि ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स हो गए या हिस्टोन्स हो गई, तो इसको हम पता लगा सकते हैं। अब यहाँ पे करते क्या हैं कि
जो प्रोटीन, या इसको हम ऐसे, अभी इसको भी डायग्राम की हेल्प से हम अभी आपको समझाएंगे। लेट्स सी द डायग्राम फर्स्ट। अब देखिए यहाँ पे क्या अप्रोच इस्तेमाल की जा रही है। ये है डीएनए और ये है प्रोटीन। अब यहाँ पे कर क्या रहे हैं, देखिए स्टेप्स अगर हम समझने की कोशिश करें। अच्छा, एक चीज़ इससे पहले हम आपको और अगर बता दें, जैसे ये हमने क्या कहा कि ये इनका इस्तेमाल कहाँ होता है, ऐसे रीजन ऑफ जीनोम्स को आइडेंटिफाई करने के लिए जहाँ पे डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन्स जैसे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर या हिस्टोन्स बाइंड कर रहे हैं। इसकी हेल्प से, यानी कि इस टेक्निक की हेल्प से हम एपिजेनेटिक मॉडिफिकेशंस की भी स्टडी जो है वो कर सकते हैं। तो इसको थोड़ा सा और इमेज को नीचे करें, अगर ये पॉइंट भी ऐड करना ज़रूरी है। तो लेट्स सी, by this method या technique, epigenetic modifications and binding of specific regulatory proteins under a particular set of conditions can be known। इसी सब पे जनरली क्वेश्चन जो है वो बनता है। तो इसमें सबसे पहले क्या करते हैं, अब देखते हैं इसको जरा ध्यान से। यहां पे सेल को फॉर्मेल्डिहाइड से फिक्स करते हैं इन वीवो। फॉर्मेल्डिहाइड से फिक्स करने का मतलब क्या है कि जैसे ही फॉर्मेल्डिहाइड ऐड करते हैं, जिस स्टेट में है जो भी प्रोटीन, उसके आगे का काम जो है वो बंद हो जाता है। मान लीजिए कोई प्रोटीन किसी दूसरी प्रोटीन से इंटरेक्ट कर रही है तो बस उसी कंडीशन में रहेगी, अब आगे का स्टेप कुछ नहीं बढ़ेगा। प्रोटीन डीएनए से इंटरेक्ट कर रही है तो बस वहीं बाउंड स्टेट में रहेगी, आगे कुछ नहीं होगा। तो फिक्सिंग हो गई फॉर्मेल्डिहाइड से। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये फिक्सिंग जो है वो रिवर्सिबल भी होती है। यानी हमने फॉर्मेल्डिहाइड डाला तो वो सेल जिस कंडीशन, जिस स्टेट, जिस टाइम पे हमने फॉर्मेल्डिहाइड डाला उस टाइम पे फिक्स हो गई। और जब वापस से हम हीट करेंगे तो ये जो फिक्सेशन है ये रिवर्स हो जाएगा। तो इसका फ़ायदा है, मैं देखते हैं इसमें क्या फ़ायदा है। तो मान लीजिए फॉर्मेल्डिहाइड डाल के हमने फिक्स कर दिया। इसके बाद, इतना करने के बाद फिर क्रोमैटिन को आइसोलेट करेंगे। तो जाहिर सी बात है जब प्रोटीन बाउंड स्टेट में रहेगी तो ये प्रोटीन भी उस क्रोमैटिन में के साथ आइसोलेट हो जाएगी। आइसोलेट करने के बाद डीएनए को शेयर करते हैं। शेयरिंग करने के लिए अलग अलग तरीके इस्तेमाल कर सकते हैं हम, जैसे सोनिकेशन भी कर सकते हैं, यानी कि हाई फ्रिक्वेंसी की 20 किलो हर्ट्ज से ऊपर की साउंड वेव्स डाल के, अल्ट्रासोनिक वेव्स जिसको हम कहते हैं, सोनिकेशन कर सकते हैं। या एंजाइमेटिक तरीके से भी हम इस क्रोमेटिन को शेयर, मतलब छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ना, तो स्मॉल फ्रेगमेंट्स में ये टूट जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे कि हम वो एंटीबॉडी डालेंगे
जो इस डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन के लिए स्पेसिफिक होगी। तो इससे क्या फ़ायदा होगा कि ये डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन जिस पर्टिकुलर रीजन ऑफ क्रोमेटिन से एसोसिएटेड होगी वो भी कॉम्प्लेक्स के साथ प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा, आइसोलेट हो जाएगा। तो एंटीबॉडी का इस्तेमाल करने से प्रोटीन तो निकलेगी ही, साथ जो एसोसिएटेड रीजन ऑफ क्रोमेटिन है वो आ जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे? इसके बाद वही यहाँ पे हीट करेंगे। तो जब हीट करेंगे तो क्या हुआ, फॉर्मेल्डिहाइड का जो फिक्सेशन इफेक्ट था वो रिमूव हो जाएगा, यानी कि ये रिवर्स हो जाएगी जो क्रॉस लिंकिंग जो फॉर्मेल्डिहाइड की मौजूदगी में हो गई थी, जिससे डीएनए और प्रोटीन जो है वो रिलीज़ हो जाएंगे। प्रोटीन को हम चाहें तो डाइजेस्ट भी कर सकते हैं बाय यूजिंग प्रोटीएजेस, तो ये एंटीबॉडी एंटीजन ख़त्म। लेकिन हमारे पास ये पर्टिकुलर सेगमेंट तो आ गया क्रोमेटिन का, अब इसको हम पीसीआर का इस्तेमाल करके एम्पलीफाई कर लें तो हमको पता चल जाएगा कि ये कौन सा डीएनए, उसके बाद सीक्वेंसिंग भी कर लें तो पता चल जाएगा कि किस पर्टिकुलर सीक्वेंस ऑफ क्रोमेटिन पे या डीएनए पे ये हमारी जो टारगेट प्रोटीन है वो बाइंड की थी। तो इससे हम बहुत ही अच्छे से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और इसके लिए आइडेंटिफिकेशन के लिए तमाम टेक्निक्स इस्तेमाल की जा सकती है। कौन कौन सी मालूम ही है आपको? जैसे सदर्न ब्लॉट कर लीजिए, क्या दिक्कत है? हाँ, और डॉट ब्लॉट कर लीजिए। तो इन टेक्निक्स का यूज़ करके हम पता लगा लेंगे, पता तो लगा ही लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, फॉर्मल्डिहाइड के बारे में कुछ पॉइंट्स और हम आपको यहाँ पे बता दें ताकि इसकी खूबी और इसकी इम्पोर्टेंस दोनों आपको पता चल जाए। ये क्या करता है? इट इनएक्टिवेट्स सेल्यूलर एंजाइम्स जैसे ही ऐड किया गया, यानी कि इमीडिएटली अपॉन एडिशन, जैसे ही सेल में ऐड किया जाएगा तुरंत जो एंजाइम्स हैं वो इनएक्टिवेट हो जाएंगे। तो यानी कि जिस पर्टिकुलर टाइम पे ऐड किया गया फॉर्मेल्डिहाइड, उस पर्टिकुलर टाइम पे प्रोटीन्स किस किस से इंटरेक्ट कर रही थी वो फिक्स हो गया, और उसी टाइम पे हम एनालाइज कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम अलग अलग टाइम इंटरवल पे फॉर्मेल्डिहाइड ऐड करें तो अलग अलग टाइम पे किस सीक्वेंस में प्रोटीन्स किस किस से इंटरेक्ट कर रही हैं, किस किस रीजन से, या क्या घटित हो रहा है सीक्वेंशियल मैनर में। जैसे स्नैपशॉट खींचते हैं, लगातार जो है धड़ 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 फोटो खींचती चली जाती है 8-10, तो उसको सीक्वेंस में जब हम देखेंगे तो पूरी इवेंट कैसे घटी वो हमको पता चल जाएगा। तो ये बहुत बहुत इसीलिए बहुत ये पावरफुल टेक्निक है चिप वाली। तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए क्योंकि इस पे क्वेश्चंस बन सकते हैं। चिप से क्या होता है? इट प्रोवाइड्स अ स्नैपशॉट, स्नैपशॉट या स्नैपशॉट्स, और फिर तब ए नहीं लगाएंगे क्योंकि प्लूरल हो गया। तो इट प्रोवाइड्स स्नैपशॉट्स ऑफ प्रोटीन एंड डीएनए प्रोटीन interactions at a particular time point। तो इसका मतलब क्या हो गया कि यूजफुल किस चीज़ के लिए है? यूजफुल फॉर काइनेटिक एनालिसिस। कोई इवेंट जो है किन स्टेप्स में घट रही है सेल के अंदर, स्पेशली क्रोमेटिन रेगुलेशन की, प्रोटीन कैसे रेगुलेट कर रहा है, किस रीजन को रेगुलेट कर रहा है, उस काइनेटिक एनालिसिस के लिए चिप बहुत ही पावरफुल टेक्निक है। इन वीवो, ये भी ध्यान रखिए, क्योंकि जब मीडियम पूरा रहेगा सेल का तभी वो इवेंट्स प्रॉपरली परफॉर्म होंगी। तो ये इन वीवो टेक्निक है, मतलब इन वीवो यूज़ करने के लिए ज़्यादा प्रेफरेबल है। अच्छा, अब
एक काम और इसमें क्या किया जाता है वो ये है कि जो भी इम्यूनो प्रेसिपिटेटेड डीएनए हमको मिला, जैसे ऊपर यहाँ पे है ना ये वाला लास्ट स्टेप में ये जो डीएनए का पोर्शन हमको मिला है, अगर इसको माइक्रो एरे से हाइब्रिडाइज कर दिया जाए, माइक्रो एरे मतलब कि ये ऐसे प्लेट होती है और बहुत छोटे छोटे इसमें वेल्स बने होते हैं, तो पूरे जीनोम की माइक्रो एरे प्लेट्स होती हैं। उसमें बेसिकली होता क्या है कि पूरा जीनोम जो है उसमें डिस्प्लेड होता है, और जीनोम के अलग अलग पार्ट्स, जैसे मान लीजिए कि क्रोमोसोम 1 है तो ऊपर के सीक्वेंस में क्रोमोसोम 1 के अलग अलग पार्ट्स, क्योंकि क्रोमोसोम का कौन सा पार्ट है उसको हम डिफाइन कर सकते हैं। उसी तरह से क्रोमोसोम 2, 3, 4 तो बड़ी बड़ी माइक्रो एरे प्लेट्स आती हैं कि पूरे जीनोम उसमें अलग अलग वेल्स में अलग अलग पार्ट जो जीनोम का है वो डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है। तो उन सभी में हम जब पीसीआर कर लेंगे यहाँ पे तो हमारे पास सैंपल तो खूब सारा हो जाएगा। उन सभी वेल्स में हम थोड़ा थोड़ा सैंपल जो है वो लोड कर देंगे, और उससे क्या होगा कि अगर किसी पर्टिकुलर, जैसे सपोज करिए इस वाली वेल में हाइब्रिडाइजेशन हो गया, तो इसका मतलब कि यहाँ पे जो पार्ट है वो पर्टिकुलर पार्ट, यानी माइक्रो एरे एनालिसिस के थ्रू भी, यहाँ तो हमने क्या कहा, यहाँ तो हम अंदाज़ा लगाएंगे सदर्न ब्लॉट डॉट ब्लॉट में। माइक्रो एरे एनालिसिस जब हम करेंगे तो उसमें हमको एग्जैक्ट लोकेशन पता चल जाएगी कि जीनोम में किस जगह ये सेगमेंट डीएनए का था जिससे हमारी टारगेट प्रोटीन बाइंड कर रही थी। तो इसको हम यहाँ पे नाम अगर छोटा सा लिख दें, माइक्रो एरे एनालिसिस। खैर ये पूरा अपने आप में एक टॉपिक है, आएगा आगे तब हम लोग और डिटेल में देखेंगे, लेकिन यहाँ पे आइडिया के लिए। तो इस तरीके से हम रेगुलेटरी प्रोटीन्स किस पार्ट ऑफ क्रोमेटिन में बाइंड कर रही हैं इसको एक तरीके से मैपिंग इसकी कर सकते हैं, जीनोम वाइड बेसिस पे मैपिंग कर सकते हैं। तो ये इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है। तो लेट्स राइट इट ताकि आपको याद रहे बाद में। तो यहाँ पे हम क्या कह रहे थे कि इफ़ इम्यूनो प्रेसिपिटेटेड डीएनए is hybridized to microarrays, और ये माइक्रो एरेज का मतलब क्या है कि ये क्या करते हैं, अलग से इस पॉइंट को लिख लें, कंटेन एंटायर जीनोम displayed as a series of discrete DNA fragments। तो इस वेल में पहला फ्रेगमेंट, दूसरा, तीसरा, ऐसे पूरा सीरीज ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट से पूरा जीनोम उसमें डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है अलग अलग वेल्स में। तो इस कंडीशन में क्या हो सकता है, इसके बाद की कहानी, प्रिसाइज जीनोमिक लोकेशन ऑफ ईच precipitated DNA fragment can be determined। पता लगा सकते हैं जहाँ पे वो हाइब्रिडाइज करेगा। तो इससे फ़ायदा क्या है कि जीनोम वाइड मैपिंग ये हो सकती है यूजिंग दिस टेक्निक चिप। ठीक है, तो इसीलिए चिप का इस्तेमाल किस किस चीज़ों में किया गया है, यानी कि चिप हैज़ बीन widely used to map localizations या localization of post translationally modified histones। इसके अलावा हिस्टोन वेरिएंट्स, इनको भी अगर मैप करना है,
transcription factors of course, और chromatin modifying enzymes, क्योंकि हो सकता है हम जब स्नैपशॉट ले रहे हो तो उस समय वो एंजाइम क्रोमेटिन को मॉडिफाई कर रहा हो, तो वो भी ट्रैप हो जाएगा। तो एंजाइम्स ऑन ए गिवन लोकस। सो दिस वाज ऑल अबाउट चिप। रिप के बारे में हमने कुछ आपको एज सच बताया नहीं, इसमें कोई बहुत ज़्यादा समझने जैसी बात नहीं है। लास्ट में 2-3 पॉइंट्स हम आपको रिप के बारे में भी बता दे रहे हैं ताकि अधूरा ना लगे। रिप जो है, सबसे पहली बात क्या है, इट इज़ सिमिलर टू चिप। दूसरी बात ये है कि यहाँ पे आरएनए बाइंडिंग प्रोटीन्स जो हैं आर प्रेसिपिटेटेड। वहाँ पे डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन्स थी, यहाँ पे आरएनए बाइंडिंग प्रोटीन्स प्रेसिपिटेट आउट होती हैं। और उसके बाद जो इम्यूनो प्रेसिपिटेटेड आरएनए है, प्रेसिपिटेटेड आरएनए, इसको हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? कैन बी आइडेंटिफाइड बाय आरटीपीसीआर कर लीजिए या cDNA सीक्वेंसिंग कर लीजिए, पता चल जाएगा कि कौन सा आरएनए का सेगमेंट था वो। ठीक। सो दिस वाज ऑल अबाउट immunotechniques. Now this chapter is complete today.